हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर अपने जो हिस्ट्री का जो हमने सीरीज शुरू की हुई है उसमें 8वीं क्लास का जो 8वां चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज इस वीडियो में जानेंगे हम कि किस प्रकार से समाज सुधारकों ने भारतीय समाज को भारतीय समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, किस किस ने इनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अपना पहला पॉइंट बनता है चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज, यानी जो महिलाएं थी, विधवा महिलाएं, उनके जीवन को सुधारने में भारतीय समाज सुधारकों का क्या योगदान रहा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि राजा राम मोहन राय जो थे वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज के ऊपर कड़े कटाक्ष किए थे और अंग्रेजों के साथ मिलकर इसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया था। तो उन्हीं को प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाई प्रॉब्लम्स विडो फेस्ड इन देयर लाइफ्स, मतलब महिलाएं, विधवा महिलाएं जो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही थी, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ही बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, उन्होंने सती के खिलाफ अपना एक अभियान चलाया और इस अभियान में वो काफ़ी सफल भी होते हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि ये कौन थे भैया, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय वॉज वेल वर्स इन संस्कृत, कई भाषाओं के ज्ञाता थे ये, संस्कृत के, पर्शियन के, अरे पर्शियन के मतलब पारसी भाषा के, एंड इंडियन लिटरेचर्स जो काफ़ी लैंग्वेजेस थे और यूरोपियन लैंग्वेजेस। इस तरह से ये क्या थे, ये एक लिंग्विस्ट थे। कौन थे ये? लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट हमने अपने जो पिछला चैप्टर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। लिंग्विस्ट कौन होता है? ए पर्सन हु नोज मोर देन 2 लैंग्वेजेज इज नोन एज लिंग्विस्ट, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानने वाला हो, लिख सकता है, पढ़ सकता है, ऐसे व्यक्ति को लिंग्विस्ट या भाषाविद बोला जाता है। ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडोज बर्निंग हैड नो सैंक्शंस इन एंशिएंट टेक्स्ट। देखिए, जो विधवा विवाह था या विधवाओं की जो दशा थी उनको उजागर करने के लिए इन्होंने कहाँ से साक्ष्य जुटाए? जो अपने जो प्राचीन ग्रंथें थी, प्राचीन पुस्तकें थी, उनका आधार बना करके, उनको आधार बना करके, उनका सहारा लेकर के इन्होंने बताया। क्योंकि समाज किसके सहारे चलता था उस समय? ब्राह्मणों के सहारे चलता था। ब्राह्मणों को जो पढ़ने पढ़ाने का जो काम मिला हुआ था, तो वो बोलते थे कि प्राचीन ग्रंथों के अंदर इस प्रकार का वर्णन है। तो इन ग्रंथों का सहारा लेकर के इन्होंने कहा कि विधवाओं को उनकी दयनीय स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। कौन सी किताब के अंदर लिखा है कि जिस औरत का पति मर जाए उसको उसके साथ सती होना है? तो इस प्रकार के व्याख्यान उन्होंने दिए। इस प्रकार की किताबों का सहारा लेकर के इनका किया। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, एज यू हैव रेड इन चैप्टर 7, अध्याय नंबर 7 में हम पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों के साथ मिलकर के इन्होंने अभियान शुरू किया था। बिगेन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। इन्होंने अध्याय 7 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से राजा राम मोहन राय और अन्य जो समाज सुधारक थे उन्होंने भारतीय समाज के अंदर फैली कुरीतियों को कड़ा प्रहार किया था, इनके ऊपर इनकी आलोचना करनी शुरू की थी। दे वर देयर फॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन हु वॉज रेपुटेड टू बी लर्न मैन। और इसलिए अंग्रेज जो लोग थे वो राजा राम मोहन राय की बातों पर विश्वास करते थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे इंसान थे, इसलिए इनकी बातों पर विश्वास करते थे। इन्हीं के प्रयासों से देखिए 1829 का समय था और गवर्नर जनरल कौन थे अपने यहाँ पर? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय था। और इन्हीं के प्रयासों से भारत के अंदर 1829 के अंदर सती प्रथा को बैन कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। द स्ट्रेटजी अडोप्टेड बाय राजा राम मोहन राय वॉज यूज्ड लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल। अब जिस प्रक्रिया का सहारा राजा राम मोहन राय ने लिया था भारतीय समाज को के शुद्धिकरण के लिए, इसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, वैसा ही आगे आने वाले समाज सुधारकों ने भी उस चीज़ को फॉलो किया। वेन एवर दे विश टू चैलेंज ए प्रैक्टिस दैट सीम्ड हार्मफुल, जब कभी भी आगे आने वाले समाज सुधारकों ने क्या किया, जब कभी भी उनको मुश्किलें सामने आई तो उन्होंने जैसा तरीका राजा राम मोहन राय ने अपनाया, वही कौन सा तरीका? प्राचीन पुस्तकों का सहारा लेकर के, उनको ढाल बना करके, दे ट्राइड टू फाइंड वर्स और सेंटेंस इन द एंशिएंट सैक्रेड टेक्स्ट्स
दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, जो उनके विचारों को समर्थन देते, ऐसी बातों का सहारा लेकर के उन्होंने भारतीय समाज पर कटाक्ष किए। देन suggested that the practice as it existed at present was against traditions, और फिर उसके माध्यम से बताया जाता कि जो प्रैक्टिस आज अपनाई जा रही है भारतीय समाज के अंदर, ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है। प्राचीन ग्रंथों के अंदर इनके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया गया है 1833 का, यहाँ पर ये राजा राम मोहन राय का चित्र दिया हुआ है। 1833 के अंदर ये ब्रिस्टल लंदन के अंदर इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, क्योंकि 1830 के अंदर अकबर सेकंड ने इनको कहाँ पे भेज दिया था, लंदन भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। यहाँ पर एक ऐसी ट्रेडिशन दी हुई है, देखिए एक व्यक्ति अपने शरीर पर क्या हुक लगा करके किस प्रकार से अपने आप को पोल से लटकाता है। हुक स्विंगिंग फेस्टिवल था ये उस समय का, जो कि अपने शरीर को एक प्रकार से क्या है, यातना देने का एक प्रकार का तरीका है। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति अपनी पीठ पर ड्रम बांधे हुए है, यानी उस समय इस प्रकार की बहुत सी कृतियाँ थी जो कि व्यक्ति अपने आप को विभिन्न प्रकार से क्या देता था, यातनाएं देता था। और इस प्रकार के जो यूरोपियन अधिकारी थे इस प्रकार की परंपराओं को काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे। ऐसे रिचुअल्स को बार्बरिक माना जाता था, नृशंस माना जाता था, और ऐसे इनके ऊपर क्या किए गए, फिर भारतीय समाज सुधारकों और अंग्रेजों जो अधिकारी थे उनके द्वारा इन पर क्या किए गए, कटाक्ष किए गए, व्यंग किए गए, और धीरे धीरे इनको आगे चल करके बैन किया जाने लग गया था। अब यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय जी ने किस इनको वो किया था, किस प्रकार से इनका बहिष्कार किया था। यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय पब्लिश्ड मैनी पम्फलेट्स टू स्प्रेड हिज आइडिया, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने काफ़ी पुस्तकों का भी और पत्रों का भी क्या किया था, संपादन किया था। इन्हीं में से इनका एक पत्र था संवाद कौमुदी, पत्र का नाम क्या था, संवाद कौमुदी। इसके माध्यम से इन्होंने भारतीय समाज पर काफ़ी कटाक्ष किया था। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे, एडिटर कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। इन्हीं के द्वारा 1809 के अंदर एक और पत्र निकाला गया था, उस पत्र का नाम था तुफ्तुल उल मुजाहिदीन, तुफ्तुल उल मुजाहिदीन, तुफ्तुल उल मुजाहिदीन, तुफ्तुल उल मुजाहिदीन नाम का पत्र भी 1809 के अंदर किनके द्वारा निकाला गया था, 1809 के अंदर राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था। इन्हीं के द्वारा ही 1807 के अंदर, कब, 1807 के अंदर हिंदू वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इन्हीं के प्रयासों से हिंदू कॉलेज वेदांत की कब, 1817 के अंदर, 1817 के अंदर डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने किया था। ठीक है, 1817 के अंदर, 1817 सॉरी। और यहाँ पर इन्होंने 1814 के अंदर क्या किया था, 1814 के अंदर इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था, आत्मीय सभा का। और 1820 के अंदर बात करें हम, 1820 की बात करें तो इस समय इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम का एक पत्र निकाला था, जिसके माध्यम से इन्होंने भारत के अंदर जो कृतियाँ चल रही थी उनके ऊपर काफ़ी कटाक्ष किए थे। तो ये इनके खुद द्वारा कुछ प्रतिपादित या संपादित कुछ पत्र पत्रिकाएं थी, जिनके माध्यम से इन्होंने भारतीय समाज के अंदर क्या किया था, और पर्टिकुलरली जो वुमेन एजुकेशन थी उसको काफ़ी जो प्रेजवर्दी बताया था, उनको उत्साहित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे इनके द्वारा। तो इन्हीं के प्रयासों से 1829 के अंदर क्या किया गया था, सती प्रथा को बैन किया गया था। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट इंस्टांस पे चलते हैं। फॉर इंस्टांस ये देखिए यहाँ पर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये उनके उत्तरवर्ती कहे जाते हैं। ये राजा राम मोहन राय के क्या कहे जाते हैं, उत्तरवर्ती कहे जाते हैं। और इनके प्रयास से क्या होता है, इन्होंने इंडियन टेक्स्ट का सहारा लिया, इंडियन टेक्स्ट का सहारा लिया किसके लिए, विडो रीमैरिज को क्या करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लिया। ही सजेशंस वाज अडोप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और जो उन्होंने सुझाव दिए उन सुझावों को अंग्रेजों ने माना। एंड लॉ वाज पास्ड इन 1856, 1856 के अंदर एक कानून पारित कर दिया गया, एक कानून पारित किया गया 1856 के अंदर, किनके सहयोग से, यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, और इधर गवर्नर जनरल का नाम आए तो वो आएगा आपका कैनिंग,
कौन थे उस समय? कैनिंग महोदय। ये 1857 की क्रांति के दौरान भी कैनिंग महोदय हैं। ये अंतिम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हैं। आपके वायसराय रहेंगे और अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे ये। और 1857 की क्रांति के दौरान इन्हीं का शासनकाल चल रहा था। इन्हीं के प्रयासों से इन्होंने 1856 के दौरान क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह एक्ट को लागू करवाया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने खुद के बेटे की शादी जो है एक विधवा औरत से करवाई थी, क्योंकि खुद आप किसी चीज़ को इनिशिएट करने जा रहे हैं तो उसका आपको आगे बढ़ करके क्या करना पड़ेगा? उसको लागू करवाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने अपने पुत्र की शादी भी एक विधवा लड़की से करवाई थी। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ का मतलब हो गया कि आपका 1860, आफ्टर 1860, देखिए 1856 के अंदर चल रहा है, कानून लागू होता है। 1860 के आसपास की कहानी बताई जा रही है कि विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए ये कहाँ की बात है? ये उत्तर भारत वाला एरिया है, वहाँ पर ये चल रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों के अंदर भी ये समाचार फैल गए थे। इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, जो मद्रास वाला एरिया है यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे वीरेशलिंगम पंतलूनु। वीरेशलिंगम पंतलूनु, पूछा जाता है कि इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध था मद्रास प्रेसिडेंसी से। कहाँ से था? मद्रास प्रेसिडेंसी से। इन्होंने एक एसोसिएशन का गठन किया था। एसोसिएशन क्या थी? विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज से, विधवा पुनर्विवाह से। और ये क्या करती थी ये संस्था? देखिए इस संस्था के जो इसके सदस्य थे, साथी सदस्य, वो गांव में घूम घूम करके लोगों से चर्चा करते थे कि भैया कोई भी अगर जो विधवा से शादी करने वाला होता था तो उसको लाते थे और इस संस्था के माध्यम से किसी विधवा लेडीज के साथ उनकी शादी करवा दी जाती थी। यानी इन्होंने विडो रीमैरिज को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे वीरेशलिंगम पंतलूनु, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी से थे। अराउंड द सेम टाइम, उसी समय की बात करें, यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे, बॉम्बे के अंदर भी बहुत से युवा जो कार्य करता थे, समाज करता थे, या बौद्धिक विकास चाहने वाले जो लोग थे, प्लेस देमसेल्फ टू वर्किंग फॉर द सेम कोज, उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य करने के लिए काफ़ी शपथ ली, अपने आप को वचनबद्ध किया। नॉर्थ इंडिया के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन नहीं जानता इनको? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नारा था वेदों की ओर लौटो, जिनका नारा था हिंदू धर्म को शुद्धिता का जो नारा दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज आए थे उस समय, बहुत से लोगों को, या मुस्लिम जब आए थे उस समय बहुत से लोगों को ईसाई और मुस्लिम बना दिया गया था। तो हिंदू शुद्धिता का जो एक कैंपेन चलाया गया था वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने, कब की थी? 1875 के अंदर, 1875 के अंदर, यानी 1875 के अंदर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने भी विडो रीमैरिज का क्या किया था? समर्थन किया था। येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन लो, यद्यपि देखा जाए इतना सब होने के बावजूद भी विधवा जो हो जाती थी वो दोबारा शादी करने के लिए इच्छुक नहीं होती थी। वजह क्या थी? कारण क्या था? क्योंकि ऐसी औरतों को समाज के द्वारा आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। जो उस समय के जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे, रूढ़िवादी जो लोग थे, वो अभी भी इन बातों का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। यहाँ पर ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तस्वीर दी हुई है, पिक्चर दी हुई है। यहाँ पर आर्य समाज जो इन्होंने एक संस्था बनाई थी हिंदू धर्म को जो एक तरह से रिफॉर्म करने के लिए 1875 के अंदर, वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं इनके कुछ और जो उत्तरगामी व्यक्ति थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का ये पिक्चर दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला विद्यालय, हिंदू महिला विद्यालय की स्थापना क्यों की गई थी 1875 के अंदर, ये भी आप देख पाएंगे। देखिए क्यों की गई थी? व्हेन गर्ल्स स्कूल्स वर फर्स्ट सेटअप इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंदर जब पहली बार महिला स्कूल खोले गए थे, उस समय का ये क्या दिया गया है? सीन दिया गया है यहाँ पर देखिए। तो उस समय क्या कुछ वो चल रहे थे, तो इट वाज जनरली बिलीव्ड दैट करिकुलम फॉर गर्ल्स ought टू बी लेस टैक्सिंग देन दैट ऑफ फॉर बॉयज़, मतलब जो लड़कियों के लिए जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो कम बोझिल होनी चाहिए लड़कों के अपेक्षा। द हिंदू महिला विश्वविद्यालय, द हिंदू महिला विद्यालय जो था वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, जो कि पहली ऐसी संस्था खोली गई थी जिसमें
महिलाओं के शिक्षा का प्रावधान किया गया था, यूजुअल फॉर बॉयज़ एट दैट टाइम, यानी कि ठीक उसी पैटर्न पर जैसा कि उस समय बच्चों के लिए किया जाता था, उससे अलग एक पैटर्न अपनाया गया था। यहाँ पर इनको कुछ घरेलू कार्य से संबंधित भी दक्ष किया जाता था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ अन्य, ये गर्ल्स स्कूल की शुरुआत कैसे होती है। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, महिलाओं ने स्कूलों को अंदर जाना कैसे शुरू किया। तो मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। भाई महिलाओं किसी की भी अगर जो आपको स्थिति सुधारनी है तो उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कलकत्ता के अंदर अपना एक अन्य साथियों के साथ एक स्कूल खोला था। फिर एक बॉम्बे के अंदर इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल सेटअप किए थे। When the first schools were opened in the mid 19th century, मिड 19th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, 1855-60 के आसपास का टाइम था जब उस समय ये स्कूल खोले गए थे। क्योंकि सबसे पहले इनके प्रयास से क्या आता है, विडो रीमैरिज एक्ट आता है। उसके बाद 1870-75 के आसपास क्या करते हैं, 70-75 के आसपास स्कूल खोलते हैं। व्हेन द फर्स्ट स्कूल्स वर ओपनड इन द मिड सेंचुरी, उस समय जो खोले गए थे, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, तो बहुत से लोग इन स्कूलों को देखकर ही घबरा गए थे। दे फियर्ड दैट स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, उनका मानना था कि लड़कियां जो हैं वो घर से दूर चली जाएंगी। प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, इससे वो अपने घरेलू कार्यों को नहीं कर पाएंगे। इन सब के अलावा गर्ल्स को जो थी उनको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, जो आपके मेन रास्ते हैं या कहें कि जहाँ से क्राउडेड एरियाज़ हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ से इनको निकलना पड़ेगा। स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर तरह तरह के जो मनचले लोग होंगे वो इन पर कटाक्ष करेंगे। इससे जो लड़कियाँ थी वो क्या हो जाएंगी, इन पर करप्टिंग इन्फ्लुएंस रहेगा, इन पर प्रभाव रहेगा। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, उनका मानना था कि लड़कियों को जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इसीलिए दे थॉट दैट 19th सेंचुरी के लगभग पूरे दशक तक, पूरी शताब्दी तक मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम, जो भी महिलाएं पढ़ना चाहते थे या जो पुरुष अपनी महिलाओं को पढ़ाना चाहते थे, अपने पुत्रियों को पढ़ाना चाहते थे, अपने पत्नियों को पढ़ाना चाहते थे, उन्होंने इनको घर पर ही पढ़ाया। समटाइम्स वुमेन टोट देमसेल्फ, कई बार महिला खुद भी अपनी पढ़ाई कर लेती थी। आपको याद होगा राज सुंदरी देवी की कहानी पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ी थी सोशल पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, जिसमें अपने क्या लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी अमर जीवन। 1876 के अंदर उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी अमर जीवन, बंगाली के अंदर जो लिखी गई थी, वो रात्रि को कैसे पढ़ते थे, अपने बच्चों की किताबें चुरा करके वो पढ़ती थी। तो किस प्रकार से उन्होंने रसोई के अंदर पढ़ना सीखा था। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, जब यही सेंचुरी जैसे आगे आगे बढ़ती है, स्कूल फॉर गर्ल्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय आर्य समाज इन पंजाब, पंजाब के अंदर लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य किसने किया, आर्य समाज ने किया। महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी थी सावित्री फुले, इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया महिला शिक्षा के लिए। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के अंदर यदि हम मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी प्रयास किए गए कि महिलाओं को कुरान और अरबी पढ़ने का क्या दिया जाना चाहिए, अवसर दिया जाना चाहिए। दे वर टोट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच, और ये किन के द्वारा पढ़ाई जाती थी, कुछ महिलाएं शिक्षक जो उनके घरों पर आकर के उनको पढ़ाने के लिए आती थी। ऐसी एक रिफॉर्मर थी मुमताज़ अली। री इंटरप्रेटेड वर्सेज फ्रॉम द कुरान, उन्होंने कुरान का सहारा लिया और उसके अंदर जो व्याख्यान दिए हुए थे बताया गया, आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन, कुरान का इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने महिला शिक्षा के लिए, मुस्लिम महिला शिक्षाओं के लिए, जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया, आवाज़ बुलंद की। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो उर्दू भाषा के उपन्यास हैं वो अस्तित्व में आने शुरू हो गए थे, वो लिखे जाने शुरू हो गए थे। यहीं पर देखिए, अमंग्स अदर थिंग्स these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they would understand। इन्हीं के माध्यम से क्या देखा जा सकता है, यदि महिलाएं पढ़ लिख सकती थी तो वो अपने धर्म को और अन्य जो चीज़ें थी उनको समझने में, मैनेजमेंट इन चीज़ों को समझने में सक्षम हो सकती थी। अब यहाँ देखिए, वुमेन राइट अबाउट वुमेन, फिर जैसे जैसे महिलाएं पढ़ी लिखी हुई तो महिलाओं ने महिलाओं के लिए लिखना शुरू किया। तो फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के बिल्कुल प्रारंभ में, मुस्लिम वुमेन लाइक बेगम्स ऑफ भोपाल,
जो बेगम्स ऑफ भोपाल हैं, जिनके अंदर आपके 12th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया है। रुकैया शेखावत हुसैन हैं और वहाँ पर जहाँ आरा और सोनारा है उनके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो उन्होंने किस प्रकार से महिलाओं के लिए लिखना शुरू किया, नोटेबल रोल प्ले किया यहाँ पर एजुकेटिंग अमिंग वुमेन, महिलाओं को शिक्षित करने में। दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़, अलीगढ़ में इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला। अनोदर रिमार्केबल वुमेन जो रुकैया शेखावत हुसैन का है, उन्होंने शुरुआत की थी स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता, पटना और कलकत्ता के अंदर इन्होंने 2 स्कूल खोले थे मुस्लिम लड़कियों के लिए। किन्होंने, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। कहाँ से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश वाला एरिया है वहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखिए एक के आपने पिछली कक्षा में नाम सुना होगा, पंडिता रमाबाई। तो शी वॉज फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव्स, ये रूढ़िवादियों की, कौन, रुकैया शेखावत हुसैन जो थी ये रूढ़िवादियों की कड़ी आलोचक थी। और उन्होंने आर्ग्यू किया दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इन्फीरियर प्लेस टू वुमेन, कि जितने भी धर्मों में, जितने भी समुदायों के ये जो धार्मिक नेता हैं, इन्होंने वुमेन्स को इन्फीरियर बना दिया है, इनको कमज़ोर आंका है। बाय 1880s इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़, 80s के आते तक भारतीय महिलाएं भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जानी शुरू हो गई थी। सम ऑफ देम ट्रेंड टू बी डॉक्टर्स, उनमें से कुछ महिलाएं डॉक्टर बनी, कुछ टीचर्स बनी। मैनी वुमेन बिगेन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, और समाज के अंदर महिलाओं की दशा पर भी बहुत सी महिलाओं ने अपने आर्टिकल छापने शुरू कर दिए थे। ताराबाई शिंदे, ए वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, पूना के अंदर जो पढ़ी लिखी अपने घर के ऊपर, उसने एक पुस्तक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया, स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं, तो कौन है, ताराबाई शिंदे। या ताराबाई शिंदे के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो क्या थी, उसमें क्या दिया गया था, इसमें दिया गया था कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन, यानी महिला और पुरुष की तुलना की गई थी। और इसमें क्रिटिसाइज किया गया था कि समाज की जो धारणा है महिलाओं के प्रति उसको क्रिटिसाइज किया था। वहीं पर एक स्कॉलर थी उस समय की, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम, कौन, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई वेल नोन स्कॉलर रही हैं संस्कृत की। फेल्ड दैट हिंदुइज्म वाज ऑपरेसिव टुवर्ड्स वुमेन, इनका मानना था कि जो हिंदू धर्म है वो महिलाओं के प्रति क्या है, थोड़ा सा ऑपरेसिव है, शोषित है, दमनकारी है। एंड रोट ए बुक अबाउट द मेजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, और जो सो कॉल्ड जो अपर कास्ट था उस समय का जो कुलीन वर्ग था उसकी महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में उन्होंने बताया था। सी फाउंडेड ए विडो होम एट पूना के अंदर, पूना कहाँ पर, आपका महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पर इन्होंने क्या, एक महिलाओं के लिए, विडो के लिए क्या खोला था, एक स्कूल खोला था, टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स, यानी जिन महिलाओं को उनके पतियों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था उनको वहाँ पर आश्रय दिया जाता था, उनको पढ़ाया लिखाया जाता था, या उनके रिश्तेदारों के साथ द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था तो उनको आश्रय प्रदान किया जाता था ताराबाई शिंदे के द्वारा, पंडिता रमाबाई के द्वारा, जो कि पूना के अंदर उन्होंने विडो होमेज जो बनाया था, आश्रय स्थल बनाया था। हियर वुमेन वर ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली, यहाँ पर महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कार्य सिखाए जाते थे, उनको हस्त संबंधी कार्य क्रियाएं दी जाती थी ताकि वो अपने आप की क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें। नीडलेसली टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स, इससे जो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो रूढ़िवादिता थी उसको एक तरह से यहाँ पे कठोर कटाक्ष किया गया था। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज। देखिए जो लोग ये मानते थे कि इससे महिलाएं क्या करेंगे, पश्चिमी तौर तरीकों को अपनाएंगे और हिंदू जो धर्म है, संस्कृति है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, समाज से जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंजेस, और इन प्रभावों के मुस्लिम महिलाओं पर भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिले थे। इस प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे थे इन सभी के, और जैसा कि हम यहाँ पे जान चुके हैं, द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते वुमेन देमसेल्फ वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म, खुद महिलाएं क्या करने लग गई थी, समाज में परिवर्तन चाहने लग गई थी। इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखनी शुरू कर दी थी,
मैगजीन्स की एडिटिंग करनी शुरू कर दी थी, यानी संपादन करना शुरू कर दिया था। बहुत से स्कूल खोलने शुरू कर दिए थे, जैसा कि ताराबाई शिंदे का आपने एग्जाम्पल लिया। ज्योतिबा बाई फुले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनका आपने एग्जाम्पल देखा किस प्रकार से एक अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके महिलाओं को, क्योंकि वो पहली महिला थी जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अपने आप को पढ़ाया लिखाया, और इस प्रकार से बहुत से क्या बने, एसोसिएशंस बने महिलाओं के समर्थन के लिए। ये अर्ली 20th सेंचुरी से ही ये सभी चीज़ें शुरुआत में ही शुरू हो गई थी, और यहीं से पॉलिटिकल प्रेशर बनना शुरू हो गया था विभिन्न राजनीतिक दलों पर, और उन्होंने इनके लिए कानून बनाने शुरू कर दिए थे। जो सफ्रेज मूवमेंट थे वो स्टार्ट हो गए थे, जो राइट टू वोट था विभिन्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। और इस प्रकार से देखा जाए तो 1920s तक का जो दौर था वो काफ़ी आंदोलनों से भरा था। पर्टिकुलरली जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, सामाजिक आंदोलन थे, या महिला शिक्षा से संबंधित आंदोलन थे, ऐसे ही कुछ आंदोलनों के अंदर जो 20th सेंचुरी के जो लीडर थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। इस प्रकार की जो डिमांडें चल रही थी, मांगे उठ रही थी इनके लिए, नेशनलिस्ट लीडर्स प्रोमिस्ड दैट देयर वुड बी फुल सफ्रेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और फिर भारतीय संदर्भ में इनको जोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य भारतीय नेता थे, उन्होंने इन परिस्थितियों को भारतीय राजनीति से जोड़ा, और फिर बताया कि जैसे ही भारत आज़ाद होगा, यहाँ पर सभी को जो समानता का व्यवहार प्रदान कर, जो समानताएं हैं वो प्रदान की जाएंगी, चाहे पुरुष हो या महिला हो, इन सभी को जो है समानता का अधिकार दिया जाएगा, सभी को राइट टू वोट दिया जाएगा, सभी को एजुकेशन प्राप्ति के अवसर दिए जाएंगे। तो ये आज हमने जाना कुछ महत्वपूर्ण जो रिसोर्सेज डेवलप किए गए थे महिला शिक्षा के लिए, या समाज में जो चल रही कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करने के लिए भारतीय समाज सुधारकों के द्वारा। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं, और इसी के साथ आज के चैप्टर में हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे द्वारा जो डाली जाती वीडियो उनका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।